गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें अलग अलग ये भी पढ़े हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है, किस तरीके से पोषण मिलता है, किस तरीके से ऊर्जा जाती है आगे आगे के स्तर पे। उसमें के जितने भी पिरामिड्स और डेफिनेशंस हैं वो सब आपको अपने कॉपी में अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, अभी हम आज से चालू करने वाले हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें 3 चक्र हमें पढ़ना है। पहले हम पता करते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। देखिए, परितंत्र के ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी पोषक द्रव्य का प्रवाह चक्रीय होता है। क्या बोला गया है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, मतलब हमेशा उत्पादक से लेकर के सर्वोच्च भक्षक तक जाएगी ऊर्जा। लेकिन जो पोषक द्रव्य है वो क्या होते हैं, देखा है हमने इसके पहले। पोषक द्रव्य क्या क्या होता है, वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते होते आखिर में वापस से किस में आ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। वापस से आके वो अजैविक घटकों में मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो उस अजैविक घटकों से फिर से वापस वो उत्पादक को मिलेंगे। मिट्टी से वापस हम किस में जाएंगे, वो पेड़ों में जाएंगे, यानी कि उत्पादक में जाएंगे। और फिर से वापस आगे 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 सर्वोच्च भक्षक तक जाएंगे और फिर वापस से वो मिट्टी में मिल जाएंगे, अजैविक घटकों में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, पोषक द्रव्य क्या है, चक्रीय है। प्रत्येक सजीव को वृद्धि के लिए विविध पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। हमको बहुत सारे पोषक द्रव्य लगते हैं, आयरन लगता है, कैल्शियम लगता है, बहुत सारे खनिज लगते हैं, है ना। तो दी गई आकृति का निरीक्षण करें, उसमें दिए हुए विविध घटकों का अभ्यास करें तथा जैव भू रासायनिक चक्र को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। अब देखो, बाजू में एक डायग्राम दी है, डायग्राम नंबर 7.5 जैव भू रासायनिक चक्र लिखा है वहाँ पे। ठीक है, उसमें देखिए, अभी सबसे नीचे है शिलावरण का पत्थर, यानी जो शिलावरण है यानी कि जो पत्थर है उसका क्या हो रहा है, मिट्टी में रूपांतरण हो रहा है। उसका मिट्टी में रूपांतरण होने के बाद ऊपर का जो लाइन दिख रही है वो देखिए, जलावरण, वातावरण, पर्यावरण और शिलावरण, इनकी जीवावरण से होने वाली अंतरक्रिया। यानी कि जीवावरण मतलब जितने भी जैविक होते हैं उन सब को, ठीक है, वो सब आए उसमें, प्राणी, वनस्पति, मनुष्य, ये सब आए जीवावरण में। उसके बाद है जलावरण यानी कि पानी का आवरण, वातावरण यानी कि हवा का आवरण, पर्यावरण यानी उसमें पूरी हवा वगैरह सब, शिलावरण मैंने अभी बताया कि पत्थर और मिट्टी। ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर क्रिया होती है, मतलब दो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ना हम पानी के बिना रह सकते, ना हवा के बिना रह सकते। मतलब जीवावरण को जलावरण, वातावरण, पर्यावरण, शिलावरण सभी की ज़रूरत होती है ना। तो इसको बोलते हैं अंतर क्रिया। जलावरण, वातावरण, अंतर क्रिया। जल और वातावरण भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हवा की जब बाष्प ऊपर जाती है, ठंडी होती है, तभी जाके हमें बादल बनते हैं और बारिश होती है। ठीक है, और इसी तरीके से वातावरण और पर्यावरण में भी अंतरक्रिया होती है। तो ये क्या है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर उनका जो क्रिया होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव मतलब जैविक, मतलब जो जैविक होंगे, मतलब वनस्पति, प्राणी और मनुष्य। भू म्हणजे ज़मीन और रासायनिक म्हणजे केमिकल, कुछ ना कुछ हवा, ये जो चीज़ें हैं इनको रसायन करते हैं, इसलिए तीनों को मिला के बोला गया है जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखिए, सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्यों के अजैविक घटकों का जैविक घटकों में तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतरण होते रहता है। ये कैसे, जो देखो अजैविक घटक कौन से हो गए, पानी हो गई, हवा हो गया, पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, ये सब हो गया अजैविक घटक। ठीक है, और जो जैविक घटक यानी कि मनुष्य है, प्राणी है, वनस्पति है। तो मैंने क्या पहले ही बोला ना, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इंसान हवा के बिना नहीं रह सकता, मतलब अजैविक घटक है हवा, तो इंसान क्या है, जैविक घटक है। वैसे ही पानी के बगैर नहीं रह सकता, वो भी अजैविक घटक है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और इनका जो जैविक घटक है यानी कि जो इंसान है, मनुष्य है या वनस्पतियाँ हैं, ये भी मरने के बाद क्या हो जाती है, फिर से विघटन होके मिट्टी में मिल जाती है, मतलब अजैविक घटकों में मिल जाती है, बराबर है। इसी तरीके से इनका क्या होते रहता है, आपस में रूपांतरण होते रहता है। शिलावरण, वातावरण, जलावरण से मिलकर बने जीवावरण के माध्यम से यह चक्र निरंतर चलते रहता है। इस प्रक्रिया में जैविक, भूस्तरीय व रासायनिक पोषक द्रव्यों का चक्रीभवन जटिल होता है तथा वह परितंत्र ऊर्जावाहन स्तर पर निर्भर होता है। ये जो पूरा चक्र होता है ये बहुत जटिल होता है, कठिन होता है।
जितने आसानी से हम बोल रहे हैं इसका रूपांतर उसमें हो रहा है करके, इतना आसानी से होता नहीं है। इनको बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस लगती है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तब जाके ये पूरा चक्र आराम से चलता है। ठीक है, अब इसके जो 2 प्रकार है, एक है वायु चक्र और दूसरा है अवसादन या भूचक्र। प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। हमें पता है हमारे यहाँ पृथ्वी के आजू बाजू क्या है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसेस होती हैं। यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाष्प इत्यादि का समावेश होता है। अब जो दूसरा भूचक्र है इसके बारे में, प्रमुख अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी पर मृदा यानी कि मिट्टी, अवसाद व अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा ज़मीन के अन्य घटकों का समावेश होता है। जो मिट्टी के हैं, मिट्टी या पत्थर या फिर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, इनमें ये सब चीज़ें मिलती है, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गए 2 रासायनिक भूचक्र के प्रकार। अब वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से अधिक होती है, यानी कि वायु का जो गति है, हमें पता है सबसे ज़्यादा गति किसको मिलती है, वायु को। किसी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो तो वह वायु के साथ फैल जाती है अथवा वनस्पतियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जलवायु परिवर्तन व मानवीय क्रियाओं का चक्रों की गति, तीव्रता व संतुलन पर गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए चक्रों के विविध घटकों के अध्ययन पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या बोला गया है कि ये जो जलवायु परिवर्तन यानी कि जो भी हमारे यहाँ वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। आज देख रहे हैं ना हम लोग कितनी प्रॉब्लम्स होती है हमको, तो ये सब इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चक्र है उनको सही तरीके से होने के लिए ध्यान देना पड़ेगा और उसका इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो कार्बन चक्र पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप ये अच्छे से रीड करिए और समझिए और जैव भू रासायनिक चक्र की जो डेफिनेशन है वो अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है।